दोस्तों, टीकी स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास के अंदर जो चौहान वंश अपन पढ़ रहे थे, आज हम चौहान वंश की सभी शाखाओं को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, टीकी स्टडी क्लासेस को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक चौहान वंश। देखिएगा, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने अजमेर के चौहान वंश की हमने बात की। फिर जो गोविंदराज ने रणथंभौर के अंदर यानी कि सवाई माधोपुर में चौहान वंश की शाखा डाली, उसकी हमने बात की। आज हम बात करेंगे दोस्तों चौहान वंश की, जो नाडोल के चौहान वंश, देवड़ा चौहान यानी कि सिरोही के देवड़ा चौहान वंश के बारे में, और जालोर के चौहान वंश के बारे में, और कोटा बूंदी के चौहान वंश, सभी शाखाओं के बारे में हम डिटेल से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेज चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक चौहान वंश। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो नाडोल का जो चौहान वंश है, उस नाडोल के चौहान वंश की हम बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नाडोल है कहाँ। देखिए दोस्तों, नाडोल है पाली के अंदर है, और पाली के अंदर एक नाडोल शाखा यानी कि चौहान वंश की शाखा हुई है, उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, नाडोल वंश के जो शासक हैं उन्होंने 960 से लेकर 1205 तक पाली यानी कि नाडोल के अंदर अपना स्वराज्य स्थापित किया है और वहां पर शासन किया है। तो हम बात करते हैं। देखिएगा, जो चौहान वंश की जो नाडोल शाखा है, ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी ये चौहान वंश की शाखा थी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, चौहान वंश की दूसरी सबसे बड़ी जो शाखा है वो नाडोल के चौहान वंश थे, ठीक है। इससे पहले हमने बात की जो पहली सबसे बड़ी जो शाखा थी वो अजमेर के चौहान वंश की है, और दूसरी है नाडोल की है, ठीक है। देखिएगा, नाडोल के अंदर जो चौहान वंश का जो संस्थापक है यानी कि चौहान वंश की जो स्थापना है वो लक्ष्मण एक शासक था। इस लक्ष्मण ने नाडोल के अंदर चौहान वंश की नींव डाली यानी कि इसकी स्थापना की थी, ठीक है। बाद में क्या होता है कि इस जो राजवंश नाडोल का चौहान वंश, उसमें एक शासक हुए और उस प्रतापी शासक का नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था उसका डियर फ्रेंड्स? कीर्तिपाल था। और ये शासक बनते 1177 ईस्वी के अंदर। और इसी कीर्तिपाल ने जो मेवाड़ है, मेवाड़ पर उन्होंने आक्रमण किया और मेवाड़ को उसने जीत लिया था, ठीक है। और कुछ समय के लिए नाडोल में मेवाड़ को समाहित कर लेते यानी विलय कर लिया था, क्योंकि उसने कीर्तिपाल ने मेवाड़ को जीता था, ठीक है। अंत में होता क्या है दोस्तों, जो नाडोल की जो चौहान वंश की शाखा है नाडोल में, इस नाडोल की चौहान वंश की शाखा को 1205 ईस्वी में क्या होता कि जालोर की शाखा के अंदर उसको विलय कर दिया था। और इसी के साथ फिर होता क्या है कि नाडोल के चौहान वंश का स्वतंत्र जो अस्तित्व था वो खत्म हो जाता है, यानी कि नाडोल के चौहान वंश का एंड हो जाता है, और इसकी शाखा किस में विलय हो जाती है? जालोर की शाखा के अंदर विलय हो जाती है। तो दोस्तों, हम जालोर की जो शाखा है उसको हम पढ़ेंगे। देखिएगा, यानी कि आमेर का चौहान वंश, ठीक है, एक रणथंभौर का चौहान वंश, और एक आपका जालोर का चौहान वंश। ये वेरी वेरी मोस्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ज्यादा आपको फोकस इसी में करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम जो जालोर की शाखा है चौहान वंश की शाखा, उससे पहले हम देवड़ा चौहान यानी कि सिरोही के देवड़ा चौहान वंश की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिरोही के अंदर देवड़ा चौहान वंश की जो शाखा है यानी कि इसकी स्थापना है। एक शासक होता है लुम्बा। किस कौन सा शासक होता है दोस्तों? लुम्बा शासक होता है, और इसने 1311 ईस्वी में देवड़ा चौहान वंश की सिरोही में वह स्थापना करता है, यानी कि वह संस्थापक होता है। और उसने क्या किया, जो लुम्बा ने सिरोही जो के अंदर जो देवड़ा चौहान वंश है उसका जो कैपिटल रखा उसने चंद्रवर्ती। देखिएगा, इसको चंद्रावर्ती भी बोल सकते हो, चंद्रावर्ती
चंद्रावती बोल सकते हो, जो सिरोही के अंदर। तो कहने का मतलब है देवड़ा चौहान वंश की जो शाखा है उसकी राजधानी सिरोही के चंद्रावती नामक स्थान को वो बनाता है। राज शासक कौन? लुम्बा शासक के द्वारा। देखिए बाद में इस शाखा में एक प्रतापी एक सम्राट होता है, एक शासक होता है, और उस शासक का नाम होता है दोस्तों साहसमल। ये बहुत ही पराक्रमी शासक था और इसने 1425 ईस्वी में सिरोही शहर की स्थापना की। देखिएगा यानी कि देवड़ा चौहान वंश की शाखा की स्थापना करने वाला शासक होता है लुम्बा, और इसी ने ही सिरोही की देवड़ा चौहान की जो राजधानी रखता है चंद्रावती सिरोही को। लेकिन दोस्तों जो सिरोही शहर है यानी कि सिरोही सिटी है, इसकी स्थापना करने वाले शासक होते हैं देवड़ा चौहान के प्रतापी शासक साहसमल होते हैं, जिन्होंने 1425 ईस्वी में सिरोही शहर की स्थापना करता है, यानी कि सिरोही सिटी की स्थापना करता है। और साहसमल ने ही अपनी राजधानी क्या रखा? सिरोही रखा था। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब देवड़ा चौहान वंश की दो कैपिटल होते हैं, एक तो चंद्रावती जो लुम्बा के द्वारा सिरोही को रखता है, और एक होता है 1425 ईस्वी में जो साहसमल है, इसने फिर सिरोही सिटी की स्थापना करता है और उस सिरोही सिटी को ही अपनी राजधानी बनाता है, और वो शासक का नाम है साहसमल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात कर ली है यानी कि नाडोल के चौहान वंश और देवड़ा चौहान वंश। नाडोल के चौहान वंश पाली के हैं और जो देवड़ा चौहान ये सिरोही के हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शाखा है चौहान वंश की, जो जालोर के चौहान वंश की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों चौहान वंश है, जालोर के चौहान वंश है, उसकी हम बात करेंगे, और इसको थोड़ा सा आप थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम चौहान वंश, जो जालोर के चौहान वंश है, उन सभी शासकों का अगर टाइम पीरियड देखें तो दोस्तों 1182 से लेकर 1311 में ये चौहान वंश है जालोर के, उन शासकों ने शासन किया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन होते हैं, तो देखिए दोस्तों कीर्तिपाल होते हैं। अगर हम बात करें कि जो नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक लक्ष्मण, और देवड़ा चौहान वंश सिरोही के संस्थापक लुम्बा, और जालोर के चौहान वंश के संस्थापक होते हैं कीर्तिपाल। ठीक है, इस कीर्तिपाल ही ने ही जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और जालोर के चौहानों को एक अलग नाम दे रखा है, सोनगरा चौहान भी कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम जो पाली के चौहानों को क्या नाडोल के चौहान कहा गया, ऐसे इसको याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों इसकी थोड़ा सा डिटेल से अपन पढ़ लेते हैं इसको। देखिएगा जो जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है, उस आक्रमण का क्या रीजन होता है, और इस सभी पूरी की पूरी घटना को हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों जालोर के चौहान वंश के जो महान राजा था वो कानड़ देव था। ठीक है, और इस कानड़ देव ने इसके समय में जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो आयन उल मुल्तानी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था जिसने जालोर पर आक्रमण किया। दोस्तों जालोर पर इस अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का क्या रीजन था दोस्तों? देखिए दोस्तों इसका रीजन ये था कि जब अलाउद्दीन खिलजी यानी गुजरात अभियान पे था और गुजरात को जीतकर वापस अपने सल्तनत यानी कि दिल्ली लौट रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी की जो लौटती हुई जो सेना थी, इस सेना को बाधित किया था कानड़ देव प्रबंध की सेना के द्वारा, यानी कि उनको क्षति पहुंचाई थी। इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि जालोर के शासक कानड़ देव पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका रीजन है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय के पश्चात राजधानी दिल्ली लौट रही थी, तब जालोर के चौहानों ने मार्ग में यानी कि बाधा उत्पन्न की, और इस कारण मुल्तानी यानी कि आयन उल मुल्तानी ने कानड़ देव पर आक्रमण किया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी गुजरात को जीत कर लूट का सामान लेके दिल्ली लौट रही थी, तो कन्नड़ देव के सेना ने जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना लौट रही थी
उनसे लूटपाट की और गुजरात विजय के पश्चात उन्हें जो वहाँ से जो हीरे जवाहरात है, खाद्य सामग्री है, ये लेकर लौट रहे, तो उनको इस कानड़ देव की सेना ने उसको लूट लिया था। ठीक है, इस आक्रोश का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक सेनापति था यानी कि ऐन उल मुल्तानी को उसने आक्रमण करने के लिए भेजा था कान्हड़ देव पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, तब कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि जो मुल्तानी था बहुत भारी भरकम सेना लेके आता है और कानड़ देव उसका सामना नहीं कर पाता है, तो वो आत्मसमर्पण कर देता है। और दोनों के मध्य दोस्तों 305 ईस्वी में एक संधि हो जाती है दोनों के मध्य, यानी कि आक्रमण नहीं होता है। इस संधि के तहत होता क्या है दोस्तों, जो कानड़ देव है, कानड़ देव का जो पुत्र है वीरम देव, देखिए दोस्तों ये वीरम देव लास्ट में अपने पिताजी का बदला लेगा। वो कैसे लेगा, वो हम एक प्रेम कहानी के आधार पर उसको पढ़ेंगे, लव स्टोरी के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस संधि के तहत कानड़ देव को अपने पुत्र वीरम देव को दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के अंदर उसको भेजना पड़ेगा, यानी कि सेवा में भेजना पड़ेगा। और इस संधि के अनुसार जो वीरम देव है, ये वीरम देव क्या करता है, यानी कि दिल्ली यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में चला जाता है वीरम देव दिल्ली। देखिएगा, कानड़ देव का ये पुत्र होता है। और फिर होता क्या है कि जब ये जो वीरम देव था, थोड़ा कद काठी इसकी अच्छी थी और ये स्मार्ट भी बंदा था, तो जब वीरम देव दिल्ली जाता है तब अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री होती है, उसका नाम होता है फिरोजा, और फिरोजा से इसका प्रेम हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रेम था वो एक तरफा प्रेम था, यानी कि फिरोजा ही वीरम देव से प्रेम करने लग जाती है। लेकिन जो वीरम देव है, वो वीरम देव फिरोजा से शादी यानी कि प्रेम नहीं करता था। ठीक है, तो इसको देखिए एक तरफा प्यार था ये, यानी कि फिरोजा की तरफ से ही था, वीरम देव की तरफ से कोई इसका वो नहीं था, यानी कि प्रेम नहीं था उसको। किंतु वीरम देव ने फिरोजा के प्रेम को स्वीकार नहीं करता है, यानी कि जो फिरोजा और ने जब अपने प्रेम का इजहार किया वीरम देव के सामने, तो फिर जो वीरम देव है इस को मना कर देता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। ठीक है, और फिर जब फिरोजा उसको प्रेम का इजहार करती है तो वीरम देव को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद होता क्या है दोस्तों, जो वीरम देव है दिल्ली को छोड़कर अपना मूल निवास स्थान है यानी कि जालोर लौट आता है। ठीक है, तो जालोर लौट आता है, तो जालोर जिले में स्थित दुर्ग सुवर्णगिरी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कानड़ देव और वीरम देव दोनों का स्थान है। देखिएगा, देखिए दोस्तों, एक तो सुवर्णगिरी है और एक स्वर्णगिरी है। तो देखिए दोस्तों, आपको याद क्या करना है, यानी कि जो आधा स है स्वर्णगिरी, ठीक है, ये स्वर्णगिरी है, ये जैसलमेर में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो स पूरा है सुवर्णगिरी है, ये सोहनगिरी है आपके जालोर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, दोनों जय से स्टार्ट है, और एक आधा सह है और एक पूरा सह है। तो आधा सह वाला जो गिरी है यानी सुवर्णगिरी है, वो जैसलमेर का दुर्ग है, और सुवर्णगिरी पूरा सह है, ये जालोर का है। तो इस सुवर्णगिरी के जो दुर्ग है उसके निर्माण में जो कान्हाड़ देव और जो उसका पुत्र वीरम देव, उन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उसके निर्माण में। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब जो फिरोजा वीरम देव को अपने प्यार का इजहार करती है, तो वीरम देव इस प्यार को स्वीकार नहीं करता है और वीरम देव को गुस्सा आ जाता है। वो दिल्ली को छोड़कर कहाँ आ जाता है, जालोर आ जाता है। तब होता क्या है, बाद में अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा नाराज रहने लगती है, यानी कि जब वो दिल्ली को छोड़कर जालोर आ जाता है, तो उस समय से ही जो फिरोजा बहुत नाराज रहने लगती है। फिर उसकी जो पिताजी अलाउद्दीन खिलजी उसको पूछते हैं कि इस नाराजगी का रीजन क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री कहते हैं कि मैं जो कान्हा देव का जो पुत्र है वीरम देव से प्रेम करने लगी हूँ और मैं शादी उसी से ही करूँगी। ठीक है, तब अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा गुस्सा आता है। फिर गुस्सा आने के बाद होता क्या है दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है अपना एक बहुत ही पराक्रमी जो सेनापति होता है कमालुद्दीन गुर्ग, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही खतरनाक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, कमालुद्दीन गुर्ग है। ये कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है, बड़ी सेना लेकर जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। और दोस्तों क्या होता है कि जब
जालौर में प्रवेश करने से पहले यानी कि बाड़मेर आता है, और बाड़मेर का एक दुर्ग होता है सिवाना का दुर्ग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये आक्रमण का क्रम पूछा जाता है। तो सिवाना के दुर्ग पर 1308 पर आक्रमण करते हैं और जालौर के दुर्ग पर 1311 को करते हैं। तो ये क्या करता है कमालुद्दीन गुर्ग, ये कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है कि जालौर के आक्रमण करने से पहले सिवाना के दुर्ग पर आता है और उस पर वो क्या करता है आक्रमण करता है। और ये कब करता है 1308 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। इस समय सिवाना का जो शासक था दोस्तों, एक तो शीतलदेव और एक सोमदेव, ध्यान दीजिएगा, शीतलदेव और सोमदेव, ठीक है। और कानड़देव जालौर का शासक होता है, और शीतलदेव सोमदेव यानी कि किस दुर्ग का शासक है, किसका शासक होता है, सिवाना की बाड़मेर के शासक रहते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि 1308 में जब सिवाना के दुर्ग पर कमालुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया, तब वहाँ का जो शासक शीतलदेव और सोमदेव दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस कमालुद्दीन गुर्ग की सेना का क्या करते हैं, इसका सामना करते हैं। तो सामना तो करते हैं, लेकिन जब कमालुद्दीन गुर्ग को सफलता नहीं मिलती है, तो ये एक कूटनीति चाल चलता है। और कूटनीति चाल क्या चलता है दोस्तों, इस कमालुद्दीन गुर्ग ने अपनी नीति के अनुसार क्या करता है कि जो शीतलदेव और सोमदेव है, उसके जो एक सेनापति, एक संरक्षक होते हैं, यानी कि दुर्ग के सेनापति होते हैं भावला, देखिएगा भावला होता है। इस भावला को अपने पक्ष में ले लेते हैं कुछ लालच देकर, और ये क्या करते हैं, जब सिवाना के दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले जाते तो इस भावला ने उनका साथ देता है, यानी कि कमालुद्दीन गुर्ग का साथ देता है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, जो तालाब होता है, यानी कि जो सिवाना के दुर्ग में जो पानी का वितरण होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि पानी की पेयजल की व्यवस्था इस तालाब से जाती है, उस तालाब में दोस्तों ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यानी कि गाय का मांस और रक्त उस पानी के अंदर बहा देते हैं। और फिर क्या होता है, पानी के अंदर जब गाय का मांस और रक्त बहा देते हैं दोस्तों, तो फिर क्या अंत में क्या होता है कि सिवाना के दुर्ग के जो फाटक है, यानी कि कमालुद्दीन और शीतलदेव और सोमदेव दोनों ने इस फाटक को खोल देते हैं, और दोनों संयुक्त रूप से फिर कमालुद्दीन गुर्ग से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और दोस्तों फिर क्या होता है कि इस पर दोनों शीतलदेव और सोमलदेव इस युद्ध में हार जाते हैं और कमालुद्दीन गुर्ग जीत जाता है। और कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है, यानी कि सिवाना पर अपना अधिकार कर लेता है। और सिवाना पर अधिकार करने के पश्चात दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकल के आता है कि अलाउद्दीन खिलजी फिर क्या करता है, सिवाना के दुर्ग का नाम चेंज कर देता है, और वो नाम कर देता है दोस्तों खेराबाद कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिवाना के दुर्ग का नाम बदला जाता है खेराबाद, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसने सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण कब किया, 1308 ईस्वी में। शासक कौन होते हैं, शीतलदेव और सोमदेव। किसके द्वारा किसके द्वारा विश्वासघात किया जाता है, भावला नामक एक दुर्ग के संरक्षक द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर इस पर आक्रमण करते हैं और फिर लास्ट में सिवाना के दुर्ग का नाम चेंज कर देते हैं दोस्तों। फिर आगे बात होती है, फिर जाता है कमालुद्दीन गुर्ग यानी कि जालौर पर आक्रमण करने के लिए। इसके पश्चात दोस्तों क्या होता है कि कमालुद्दीन गुर्ग ने जालौर पर अभियान करता है, और जालौर में कन्नड़ देव के साथ संघर्ष हुआ दोनों के मध्य, यानी कि कमालुद्दीन गुर्ग और जो जालौर का शासक कान्हड़ देव के मध्य। और कमालुद्दीन गुर्ग कान्हड़ देव ने के मध्य 1311 ईस्वी में ये संघर्ष होता है, और उसमें क्या होता है दोस्तों, जो कान्हड़ देव है, कान्हड़ देव इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं 1311 ईस्वी में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कमालुद्दीन गुर्ग और जो कान्हड़ देव के मध्य 1311 में जालौर का युद्ध होता है, और इसके अंदर विजय किसकी होती है, कमालुद्दीन गुर्ग की, और कान्हड़ देव इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए दोस्तों आगे बात करें तो फिर क्या होता है, जो रानियाँ क्या करती है, जौहर कर लेती है, और जौहर करने के बाद उसको साका कहा जाता है। इसी प्रकार आपको पता है 1308 में जब कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना पर आक्रमण किया, तो उसमें भी 1308 में रानियों ने यानी कि जौहर किया था, ठीक है। बाद में होता क्या है, कान्हड़ देव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र वीरेंद्र ने अब देखिएगा, जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो अब
पिताजी की मृत्यु होने के बाद में जो वीरमदेव है, ये भी अपनी जो कुल देवी है, स्वयं कुल देवी है आशापुरा माता, यानी कि एक कुल देवी है आशापुरा, और उस आशापुरा माता के मंदिर के सामने अपनी तलवार से ही खुद के प्राण ले लेते हैं। ठीक है, तब कमालुद्दीन गुर्ग को पता चलता है कि वीरमदेव ने ही अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो अपने को साबित करने के लिए ये जो कमालुद्दीन गुर्ग है, ये क्या करता है, इस वीरमदेव की गर्दन को काटकर, यानी सिर को काटकर दिल्ली ले जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत करता है। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपनी पुत्री को इसे वीरमदेव के सिर को दे देता है और बोलता है कि देखिए, मैंने आपका बदला लिया है, क्योंकि वो तो आपसे प्रेम करने के लिए मना कर दिया था, तो मैं उसके सिर को काट के आपको सौंप रहा हूँ। तब जो वीरमदेव की जो प्रेमिका थी, यानी कि फिरोजा, बहुत नाराज होती है, क्योंकि फिरोजा तो बहुत प्रेम करती थी वीरमदेव से। तब वो गुस्से में आकर क्या करती है कि उस वीरमदेव के जो सिर है उसको अपने खुद के हाथों में ले लेती है, और दिल्ली के पास में से आपको पता है यमुना नदी बहती थी, और उस सिर को लेकर खुद स्वयं यमुना नदी के अंदर कूद जाती है और अपने प्राणों को ले लेती है। इस प्रकार वीरमदेव अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है, यानी कि किसके विरोध में, फिरोजा के रूप में लेता है। तो दोस्तों ये आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि फिरोजा का अंत हो जाता है। इस प्रकार 1311 में जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, और इस प्रकार अधिकार पर बड़ी भारी कीमत उसको चुकानी पड़ी, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, अपनी पुत्री फिरोजा के रूप में। तो यहाँ से हमने बात कर ली है दोस्तों, जो जालौर का जो चौहान वंश है उसकी हमने बात कर ली है। ठीक है, इसी के अंदर कुछ बातें और देख लेते हैं दोस्तों, यानी कि जो जालौर के शासक कान्हड़ देव के दरबार में एक महान कवि रहता था, उसका नाम है पद्मनाभ। ठीक है, और इस पद्मनाभ ने ही जो एक ग्रंथ लिखा था, कान्हड़ देव प्रबंध। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कान्हड़ देव प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई किताब है, ग्रंथ है, पद्मनाभ। ये पद्मनाभ किसके दरबार में रहता था दोस्तों, जालौर के शासक कान्हड़ देव के दरबार में रहता था। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो पद्मनाभ ने कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव को समर्पित करते हुए एक ग्रंथ लिखा, वीरमदेवरी बात। तो याद दे दीजिएगा, ये दोनों ही किताबें हैं, कान्हड़ देव प्रबंध और वीरमदेवरी बात, ये पद्मनाभ की है। तो वीरमदेवरी बात, ये जो ग्रंथ है वो किसको समर्पित है, यानी कि कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव को, और कान्हड़ देव प्रबंध किसको समर्पित है, स्वयं कान्हड़ देव को समर्पित है, और इन दोनों के राइटर हैं पद्मनाभ। ऐसे ही हम दोनों को संयुक्त रूप से देख लेते। देखिए, वीरमदेवरी बात पद्मनाभ ने लिखा, सोनग्रारी बात, ध्यान दीजिएगा, सोनग्रारी बात भी पद्मनाभ ने लिखी थी, और कान्हड़ देव प्रबंध भी पद्मनाभ ने लिखी थी। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है जालौर के जो चौहान वंश, वो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो अपना जो वीडियो है, इस वीडियो के लिंक को, यानी कि अपने जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर करने के पश्चात इसको सब्सक्राइब, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम आगे बात करते हैं चौहान वंश। एक चौहान वंश है, यानी कि बूंदी के चौहान वंश की हम चर्चा कर लेते हैं। अब ज्यादा नहीं है दोस्तों, थोड़ा ही है। ठीक है, तो चौहान वंश, बूंदी के चौहान वंश, यानी कि बूंदी का जो चौहान वंश की जो नींव है, ये देवा नामक एक व्यक्ति होता है, जिसने 1342 में बूंदी के चौहान वंश की नींव डाली थी, स्थापना की थी। बूंदी का नाम पहले शासन करने वाले बूंदा नामक चौहान के नाम से था, यानी कि पहले यानी बूंदी है, बूंदी का नाम क्यों पड़ा, यानी कि यहाँ का एक चौहान वंश का शासक बूंदा, और बूंदा नामक चौहान के नाम से ही इसका नाम बूंदी पड़ा था। ठीक है, बाद में देखिए दोस्तों, सुरजन हाड़ा नामक के व्यक्ति ने, यानी कि 1569 में शासन किया, और जिसने अकबर के साथ उसने क्या किया, आत्मसमर्पण किया था दोस्तों। ये आप याद रखिएगा। बुद्ध सिंह की पत्नी आनंद कुमारी, यानी कि देखिए जो बूंदी की जो रानी थी, यानी बुद्ध सिंह की रानी थी, आनंद कुंवरी थी। इस आनंद कुंवर ने पहली बार मराठों को राजस्थान में आमंत्रित किया था। ठीक है, और बूंदी का नाम क्या रखा, फर्रुखाबाद रखा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजस्थान में मराठों को आमंत्रित किसके द्वारा किया, बुद्ध सिंह की पत्नी आनंद कुंवरी ने किया था। देखिए दोस्तों, जब हम
जो जयपुर के कछवा वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, तब इसको हम आपको डिटेल से पढ़ाने बताने वाले हैं कि ये क्या रीजन था आनंद कुंवरी जिसने राजस्थान के अंदर मराठा को आमंत्रित किया था। ठीक है, तो ये हम बाद में बात करेंगे। बूंदी के शासक राम सिंह चौहान के समय महान कवि सूर्यमल मिश्र रहते थे। तो इसको आप याद रखिए, जिसने आपको पता है कि एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ लिखा था वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्र, जिसको सूर्यमल मिश्र को राजस्थान का एक राज्य कवि भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली बूंदी के चौहान वंश। हम दोस्तों हम कोटा के चौहान वंश की हम बात करें तो कोटा में चौहान वंश की स्थापना माधव सिंह ने 1631 ईस्वी में उसने की थी। यह चौहान वंश के अंतिम शाखा थी। देखिएगा, ये चौहान वंश की अंतिम शाखा थी, चौहान वंश की, कोटा के चौहान वंश। ठीक है, मुगल सम्राट शाहजहां ने कोटा को बूंदी के से अलग कर दिया था। यानी कि जो मुगल वंश के जो मुगल सम्राट है शाहजहां ने कोटा, पहले दोनों एक थी, कोटा और बूंदी दोनों को अलग उन्होंने कर दिया। झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में झालावाड़ को कोटा रियासत से अलग करके झालावाड़ को स्वतंत्र रियासत बनाया था और यह अंग्रेजों के सहयोग से वह रियासत बनी थी। झालावाड़ रियासत राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने ब्रिटिश सरकार के सहयोग से झाला मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में बनाया था। झालावाड़ की जो राजधानी थी दोस्तों, ये झालरा पाटन थी। तो दोस्तों आज हमने जो राजस्थान के जितने भी चौहान वंश की जो शाखा है, उन सभी चौहान वंश की शाखा को हमने कवर कर लिया है। और आज हमारा ये टॉपिक चौहान वंश वाला एंड होता है। कल हम एक नए वंश की हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 जो टीके स्टडी क्लासेज चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा। कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो, एजुकेशन ग्रुप हो, इन सभी में इसकी ग्रुप सेंड कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों आप अपने जो भी कम से कम 10 दोस्तों को इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।